Hello everyone, this is your teacher संजीव कुमार। देखो हम लोग पिछले क्लास तक में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और थोड़ा बहुत बिल्कुल गॉस लॉ का जस्ट इंट्रोडक्शन, कुछ गॉस लॉ में कुछ नहीं बतलाए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ बतलाए थे। हालांकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हम टोटल टाइप्स का न्यूमेरिकल्स वगैरह भी नहीं कराए हैं, बस केवल तुम्हें एक कंसेप्ट देना चाह रहे हैं ना कि तुम बातों को समझ सको। अब कुछ स्टूडेंट लिखा है सर और प्रॉब्लम कुछ और बढ़ा दीजिए, बिल्कुल साफ सब प्रॉब्लम होगा, A to Z क्वेश्चन होगा, लेकिन बस ध्यान से तुम इसको फॉलो करते जाओ, पढ़ते जाओ, सब कुछ समझ में तुमको आएगा। देखो ये जो हम तुमको टॉपिक पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ये टॉपिक पूरी तरह से तुम्हारे 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और थोड़ा बहुत हम तुमको शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो बोले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कोई भी सरफेस से जितने ज़्यादा नंबर में लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा फ्लक्स उतना ही जाए, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। और फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, याद होगा E डॉट एरिया वेक्टर करके, है ना। साथ में हम लोग पिछले क्लास में ये भी सीखे थे कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, क्लोज्ड है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो एक तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करेगा, दूसरे तरफ से निकलेगा। उस केस में जितना लाइंस ऑफ फोर्स एक तरफ इंटर कर रहा हो दूसरे तरफ से उतना ही बाहर निकल रहा था, वहाँ फ्लक्स क्या बोलते हैं, जीरो। लेकिन लास्ट में तुमको याद होगा एक रिजल्ट बताए थे कि एक स्फीयर है और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखती है, और जब स्फीयर के थ्रू जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो रिजल्ट क्या आया था, तो फ्लक्स आया था Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कोई अगर स्फीयर, चलो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, याद केवल दिलाने के लिए लिख रहे हैं, स्फीयर है, इसके सेंटर पे हम Q चार्ज को रख दिए, है ना। लाइंस ऑफ फोर्स इससे चारों ओर निकल रहा है, जाहिर है वही लाइंस ऑफ फोर्स नहीं इस स्फीयर को क्रॉस करेगा, और हर जगह देखो लाइंस ऑफ फोर्स इस स्फीयर से बाहर निकल रहा है, कहीं इंटर नहीं कर रहा। और हम लोग जो रिजल्ट पे पहुंचे थे कि इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। थोड़ा सोचो, अगर मान लो यहाँ पे एक इरेगुलर शेप का भी अगर तुम क्लोज सरफेस लेता तो वही लाइंस ऑफ फोर्स इसको भी ना पास करता। अगर तुम इससे थोड़ा बड़ा भी स्फीयर ले लेता तो लाइंस ऑफ फोर्स उतना ही संख्या में ना क्रॉस करेगा। तो देखो इससे जो है एक तुम्हारा रिजल्ट ये निकल करके आता है, कंक्लूजन ये निकल करके सामने आता है कि कोई भी सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो, क्लोज सरफेस हो, और उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाए तो तुम केवल ये देख लेना कि उस सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज मौजूद है और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना। यानी चलो अब हम गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है ना उस पे आते, गॉस लॉ के स्टेटमेंट पर आते। अगर तुमसे कोई पूछे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू total charge enclosed divided by एप्सिलॉन नॉट। देखो इस कोई भी क्लोज सरफेस हो
ये देख लो कि इसके अंदर में कितना चार्ज है। मान लो Q1, Q2, Q3 बहुत सा पॉइंट चार्ज, और ये सरफेस चारों तरफ से बंद है। अगर तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो जानते हो ना फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ना पढ़ा। अब देखो तुम पिछले क्लास में क्या पढ़ा था भाई, कि फ्लक्स तो इंटीग्रेशन ई डॉट एरिया होता है या ई डॉट एरिया होता है, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया पे। तो बोलेंगे कि हाँ वो भी बात सही है, लेकिन एक रिजल्ट पे पहुंचे थे कि चाहे वो कोई भी शेप का क्लोज सरफेस हो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के थ्रू निकालना है तो अब बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली क्या करना है, उसके इन साइड में चार्ज देखो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। ठीक है, थोड़ा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, Q1 के कारण भी Q2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा कि नहीं, अब अलग अलग डायरेक्शन में जो हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो फ्लक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, है ना। जैसे हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट पर फ्लक्स निकाले, इंटीग्रेट करके ऐसे राउंड दे देते हैं ना, तो राउंड देने का मतलब होता है कि हम लोग क्लोज सरफेस के लिए बात करें, चारों तरफ से बंद सरफेस के लिए बात करें। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, देख लो इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो यही है। अब अगर मान लो तुमसे कोई कह दे कि प्रूफ क्या है, तो वैसे तो पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल बतलाए थे वो एक तरह से गॉस लॉ का प्रूफ ही हो गया। जैसे चलो शॉर्ट में तुमको उस बात को रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे मान लो एक हॉलो स्फीयर और इसके सेंटर पे तुम Q चार्ज को रख दिए। इतना तो तुम जान रहे हो कि Q चार्ज से चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट लें, मान लो सपोज करो इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिए, तो इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर तो जानते हो ना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। ठीक ना। कोई भी अगर यहाँ एलिमेंट ले लेते तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर निकल, और जिधर लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो जिधर ई का डायरेक्शन उधर ही डी ए का डायरेक्शन। अब देखो तो अगर तुमसे कोई कहेगा इस पूरे स्फीयर पे, समझना ये स्फीयर है, सर्कल मत समझ लेना, ये स्फीयर है, माइंड में फुटबॉल रखो। अब सोचो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम अगर फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अगर तुमसे कोई पूछेगा ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू क्या होगा, तो इतना जान रहे हो कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं। हाँ, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मान लो इस डायरेक्शन को, डायरेक्शन तो इधर ही ना है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, तो देखो इसको एक तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिधर ई है उधर ही डी ए है। ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, जिधर ई है उधर ही अगर डी ए है तो ये डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो कि नहीं, तो तुम सीधे नहीं लिख सकते हो ई डी ए कॉस जीरो, है ना, ई डी ए कॉस जीरो। अब जो है ई का वैल्यू कितना है, तो ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर डी ए। देखो यहाँ राउंड इसलिए दे रहे हैं ना, कोई भी जब क्लोज सरफेस का बात किया जाता है ना तो इंटीग्रेशन में ऐसे राउंड कर देते हैं। देखना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का बात करो तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। अब डीए का इंटीग्रेशन, तो देखो डीए तो इस एलिमेंट का ना एरिया है, सारे एलिमेंट के एरिया को अगर ऐड करो, देख लो हर जगह जो है जिधर ही है उधर ही डीए, मतलब यहाँ फ्लक्स हो गया ई डीए हुआ ना, ई डीए cos 0 है तो ई डीए, यहाँ भी ई डीए, यहाँ ई डीए, सारे ई डीए को ऐड करना है ना। तो ई तो खैर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डीए करोगे यानी टोटल एरिया का बात करोगे तो पूरा एरिया क्या हो गया स्फीयर का 4 पाई आर। देखो तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं। तो ये हो गया गॉस लॉ का प्रूफ, है ना। तो चलो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर मान लो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया 12th एग्जाम में तो आ गया कि भाई गॉस लॉ क्या है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आ गया, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हम लोग ऐसा सरफेस बना करके इस स्टेटमेंट को लिख दिए। और प्रूफ की जहाँ तक सवाल है, अगर आ जाए तो बस इस मेथड से तुम प्रूफ कर दो। देखो तो ये मेथड कह रहा है ना, जो फ्लक्स आया उसको रेडियस से कोई लेना देना है, रेडियस छोटा हो या बड़ा हो, फ्लक्स तो इतना ही ना आएगा। तो चलो इसी के आधार पे हम लोग गॉस लॉ का जो है कंक्लूजन निकाले कि फ्लक्स जो है कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू निकालोगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप में बात करना है वो ये है कि गॉस लॉ के हेल्प से अलग अलग केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, है ना। तुम्हारे 12th के एग्जाम में यही अक्सर पूछा जाता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछना होता है तो तुमसे पूछा जाता है कि बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, स्ट्रेट वायर या सिलेंडर, प्लेन शीट, इस सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉस लॉ के हेल्प से निकालना होता है। यानी अब आगे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो जी, एप्लीकेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक ना, सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged hollow sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere। देखो ध्यान से, एक hollow sphere समझो एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती हो, मान लो क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती हो। सपोज करो इस फुटबॉल का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और तुमसे कहा जा रहा है कि इसके आउटसाइड में, इसके सरफेस पे या इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। देखो हम बात करें केस फर्स्ट, एट ए पॉइंट आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड के पॉइंट में, मतलब कि मान लो पॉइंट हम यहाँ पे लिए आउटसाइड में, यहाँ से आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट लिए, यानी समझो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से यहाँ बड़ा है, ठीक ना। फिर से सुनो, एक फुटबॉल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और आउटसाइड में एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट,
तुमसे कहा गया बतलाओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। थोड़ा ऐसे सोचो। चलो स्फीयर तो बना लिए, माइंड में तुम ये सोचो ना, स्फीयर से चारों ओर लाइट निकल रहा है ना। अरे पॉजिटिवली चार्ज या लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा कि नहीं बताओ। चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, उसी को तुम ऐसे इमेजिन करो कि फुटबॉल है, उससे चारों ओर लाइट निकल रहा है। अच्छा एक बात बतलाओ, तुम सेंटर से 8 डिस्टेंस पर यहाँ या उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो या यहाँ देखो, चारों अगर लाइट निकल रहा है तो लाइट का जो ब्राइटनेस होगा वो कहां पे ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट ज्यादा ब्राइट होगा, यहां क्या ज्यादा लाइट पहुंचेगा, यहां कम होगा, यहां क्या कम होगा। तो ऐसा तो नहीं है। अगर चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो तुम बोल सकते हो ना कि जितना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, अगर सेंटर से 8 डिस्टेंस पर यहाँ भी पॉइंट लेंगे तो वही होगा, यहाँ भी पॉइंट लेंगे तो वही होगा, यहाँ है ना। यानी ऐसा करो, तुम इमेजिन करो, माइंड में ये सोचो कि ये जो फुटबॉल है ना, इसको तुम एक बड़ा सा फुटबॉल में पैक कर दिए और ये बड़ा वाला जो क्लोज सरफेस है, बड़ा वाला जो स्फीयर इमेजिन किए, कल्पना किए, इसको हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक ना, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। यानी कि देखो पहला चीज तो जान लो, गॉस लॉ को यूज में तुम तभी ला सकते हो जब क्लोज सरफेस हो। इसीलिए चूंकि देखो ये प्रॉब्लम को और भी मेथड से बना सकते हो। जैसे मान लो हॉलो स्फीयर है, काटेंगे बहुत सा रिंग मिलेगा, एक रिंग के करंट फील्ड निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसको बहुत हार्ड मेथड है जो ग्रेविटेशन वगैरह में सीखा होगा। लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से बनाना है। और भाई गॉस लॉ तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है। क्या है गॉस लॉ, कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पे। देखो जी, एक बात तो समझ में जरूर आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, इससे चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है ना। अगर हम ये जो हम इमेजिन किए बड़ा सा स्फीयर, इस स्फीयर पर एक एलिमेंट हम ले, छोटा सा पार्ट लें, तो कोई पूछेगा कि बतलाओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। कोई कहेगा एरिया वेक्टर किधर है, तो भाई एरिया वेक्टर भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो स्फीयर पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो रेडियस के लॉन्ग ही ना होगा, यानी इस एलिमेंट पर एरिया वेक्टर इधर है। अगर यहाँ एलिमेंट ले तो इधर है, यहाँ एलिमेंट ले इधर है कि नहीं। यानी एक बात तो स्पष्ट है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर are directed along same direction, directed along same direction, direction at all points on given Gaussian surface। जो सरफेस का तुम कल्पना किए हो उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर ही एरिया वेक्टर। अब सोचो, अगर हम लोग गॉस लॉ को यूज में लाए, फ्रॉम गॉस लॉ, मतलब तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है जी, देखो हम इस सरफेस के लिए गॉस लॉ को यूज में लाते हैं। तो गॉस लॉ का तो भाई स्टेटमेंट यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक ना, यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम गॉस लॉ, इस गॉसियन सरफेस के लिए, तो बोलेंगे चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का मतलब तुम ये भी जानते हो इंटीग्रेशन ई डॉट डी है। मतलब एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, उसी को इंटीग्रेट कर दो। राउंड देने का मतलब होता है क्लोज सरफेस का बात हो रहा है। तो बतलाओ तो इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज मौजूद है, तो क्यू चार्ज। तो बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और देखो, जिधर ई है उधर ही एरिया वेक्टर है ना, जिधर ई है उधर ही एरिया वेक्टर है। तो बोलेंगे ई डी ए कॉस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो, तो ई को बाहर निकाल लेते हैं, इसको तो फाइंड आउट ही करना है। क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए का इंटीग्रेशन। तो देखो डी ए तो इस एलिमेंट के एरिया को ना बोले हैं, तो ये पूरा जो क्लोज गॉसियन सरफेस है, ये जो इमेजिन किए सरफेस, इस पूरे का अगर एरिया का बात करें तो पूरे का एरिया तो बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिखेंगे ना, बोलो। इसका ये जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो पूरा गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो कितने के इक्वल, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरे तरफ तुम जानते हो कि ये फ्लक्स कितने के इक्वल होना चाहिए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या सीखे हम लोग कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के आउटसाइड के पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। सोचो तो कोई जाना पहचाना फार्मूला नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि ये पॉइंट चार्ज वाला ही तो फार्मूला बता दिए। तो हाँ बिल्कुल, देखो याद रखना, जब हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर भी हो, आगे पढ़ाएंगे, सॉलिड स्फीयर भी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर हो और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए ना, तो तुम माइंड में ये सोचना ना कि ये स्फीयर नहीं है, गायब करो स्फीयर को। माइंड में सोचो यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ, और क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बस। लेकिन ये आउटसाइड का बात बताया गया। अब देखो केस 2, अगर हम लोग बात करें सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर के अगर सरफेस का बात किया जाए तो देखो सरफेस का बात करेंगे, मतलब ये पॉइंट जो है यहां ना होकर अगर यहां होता तो क्या फर्क पड़ जाता, जो जहां स्मॉल आर लिखे हो वहां कैपिटल आर हो जाता है कि नहीं। जैसे ये पॉइंट यहां ना होकर यहां होता तो बस स्मॉल आर इक्वल हो जाता कैपिटल आर के। यहां भी अगर इसको मान लो कोई गॉसियन सरफेस में पैक करते तो अंदर में तो क्यू चार्ज ही न रहता, यानी सब कुछ वही रहेगा, बस फर्क केवल होगा कि स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। यानी फॉर्मूला यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल आर समझ ही रहे इस फुटबॉल का रेडियस है, हॉलो स्फीयर का रेडियस है। और ये भी जानना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये रिजल्ट क्या कह रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, जितने दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटते जाएगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सरफेस पर। लेकिन अभी एक सवाल और भी रह गया है कि भाई इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर के पॉइंट पर, है ना। चलो केस थर्ड में एट ए पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ठीक ना, हॉलो स्फीयर के अंदर में अगर बात करें, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू जब कैपिटल आर से कम हो, है ना, यहां पे हम पॉइंट ले लिए आर डिस्टेंस, और तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सोचो
ये हॉलो स्फीयर है, इस पर क्यू चार्ज है ना, हॉलो स्फीयर पर क्यू चार्ज। और तुमसे कोई कहा कि सेंटर से r डिस्टेंस पर इन साइड में बतलाव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जबकि इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। थोड़ा समझना, सेंटर से r डिस्टेंस पर इधर या इधर कहीं भी अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। थोड़ा सोचो तो। अब तुम्हारा गॉसियन सरफेस ये हो गया है, अगर इस पे तुम फ्लक्स निकालोगे तो तुम जानते हो ना फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। IN लिखे ना, इसको इनसाइड पढ़ना, अक्सर शॉर्ट में ही लिखा रहता है। और तुम ये भी ना जानते हो कि इंटीग्रेशन E.dA चार्ज इनसाइड, तो चार्ज इनसाइड बोलो तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस तुम लिए इसके अंदर में कितना चार्ज मौजूद है। तो इसके अंदर में तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि फुटबॉल में जो भी चार्ज है वो तो सरफेस पर है, हॉलो स्फीयर में जो भी चार्ज है वो तो सरफेस पर है, अंदर में तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो इनसाइड चार्ज कितना, 0, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया क्या? यानी हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाओगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, R बढ़ेगा और E जो है वो घटते जाएगा। समझ गया? देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, जब आउटसाइड के बात किया जाए तो माइंड में सोचना कि इसका पूरा चार्ज जो है ये हॉलो स्फीयर है ही नहीं, सेंटर पर क्यू चार्ज रखा गया है, ये फॉर्मूला याद रखना। सरफेस पे भी पूछा जाए तो नया कुछ नहीं है, स्मॉल r के जगह कैपिटल, क्योंकि देखो सरफेस का भी जो पॉइंट है ना वो आउटसाइड का ही ना पॉइंट है। जैसे फुटबॉल है अगर, तो ये पॉइंट आउटसाइड का ही ना हुआ, भले उसका डिस्टेंस कैपिटल R के इक्वल है। और इनसाइड का जब बात किया जाए तो हॉलो स्फीयर के केस में अंदर में तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो पहले तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये डेरिवेशन है, अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। अब जो है, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, फिर हम यहीं पे इसका ग्राफ सिखा रहे हैं। देखो इधर R को दिखा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। अब थोड़ा बताना, ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। सेंटर से हम लोग चल दिए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अभी पढ़े हो ना हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। यानी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे, डार्क लाइन बता रहा है, डार्क लाइन बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी ये जो पॉइंट है ना वो रेडियस के इक्वल हो गया। लेकिन ये जान रहे हो ना कि जैसे ही सरफेस पर पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। यानी जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पर हो गया। चलो देखो जी, समझ लो ये ग्राफ क्या कह रहा है। ये ग्राफ कह रहा है कि R अगर 0, यानी अगर तुम सेंटर पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देखो R बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन R जैसे ही कैपिटल R के इक्वल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भाग करके अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। और अब तुम स्फीयर से जब बाहर निकलोगे तब क्या होगा, तो स्फीयर से जब बाहर निकलोगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है।
और ये क्या कह रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ना तो ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। आर बढ़ते जाएगा, E घटते जाएगा। देखो अब ये ग्राफ कैसा कर रहा है, इसको लास्ट में ऐसे पैरेलल दिखा दिया जाता है। देखो आर जो है बढ़ते जा रहा है, E घटते जा रहा है, और आर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक ना, समझो कि ये लाइन कहाँ जाकर के मिलेगा, इन्फिनिटी बार। जैसे ही इसको टच करेगा तो जीरो होगा कि नहीं, तो ऐसे भी आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही ग्राफ हो गया हॉलो स्फीयर के लिए। और देख लो तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अचानक ब्रेक कर गया ना, यानी पूरा ग्राफ के बात अगर करोगे तो ये तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। यानी हॉलो स्फीयर के केस में हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में, सरफेस पे, इनसाइड में कैसे निकालेंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। यहाँ तक तो सीख लिया। अब देखो आगे जो बात सिखा रहे हैं, अब वो बात हम हॉलो के लिए न सिखा करके अब तुमको सॉलिड के लिए सिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट तो तुम पहले ले चुके हो, इसलिए हम जो हैं अब पहले लिखा हुआ जो है ना उसी का थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं। अब जो है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि हेडिंग फिर से तुम्हारे लिए लिख देते हैं सही ढंग से, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। डायग्राम भी बना देते हैं। देखो जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब सोचो, एक वर्ड आ गया नॉन कंडक्टिंग। समझना, तुम एक सॉलिड स्फीयर लिए, मेटल का बना हुआ, मान लो 1 मिनट के लिए तुम अगर मेटल के बना हुआ सॉलिड स्फीयर ले लिए, गोल्ड का बना हुआ ले लिए, कॉपर का बना हुआ ले लिए, सपोज करो, तो जानते हो उसके अंदर में तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम पढ़े हो ना कि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाते समय सिखाए थे ना। यानी तत्काल तुम ये जानना कि कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर में कहीं भी चार्ज रखोगे ना तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज किए हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि ऐसा सॉलिड स्फीयर लो जिसके अंदर जो है तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है और क्यू चार्ज जो है इसके अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे तरबूज के अंदर में जो है ना उसका मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वैसे ही समझो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, सॉलिड स्फीयर। और तुमसे कहा गया कि बतलाव इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में, सरफेस पर, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। चलो केस फर्स्ट, वही बात, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के हम आउटसाइड का बात कर रहे हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। मतलब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ बोलेंगे फिर वही बात कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इससे चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा ना, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो बोलेंगे
कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर आप r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, चाहे r डिस्टेंस पर यहाँ निकालें, सब तो बराबर डिस्टेंस पे ना पॉइंट है। तो ये r डिस्टेंस पर हम जितना भी पॉइंट लें सेंटर से r डिस्टेंस पर, उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो जरूर सेम होगा, डायरेक्शन तो सेम नहीं होगा, क्योंकि इधर लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इधर। यानी देखो अब हम लोग फिर वही काम किए जो हॉलो स्फीयर में किए थे, नया कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग क्या किए, अपने मन से एक ऐसा सरफेस को इमेजिन किए जो चारों तरफ से बंद हो। अब चलो कुछ स्टूडेंट कहता है कि जब ठीक है चारों तरफ से बंद ही करना है, तो फुटबॉल अगर है या सॉलिड स्फीयर ही है तो इसको बंद करने के लिए स्फीयर ही काहे बना रहे हैं, इसे बॉक्स बना के पैक नहीं कर दीजिएगा, क्यूब के अंदर रख दीजिए, चारों तरफ से बंद। तो बोलेंगे कि हाँ वो गलत तो नहीं है, तुम तो कैसा भी सरफेस इमेजिन कर सकते, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं ना है, ये डिस्टेंस सब सेम नहीं ना है, ये तो अलग अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, तो हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हम सरफेस इमेजिन करते हैं तो बोलेंगे ना कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, मैं क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पर ना है। यानी कि हमको गॉसियन सरफेस भी जो इमेजिन करना है, कल्पना करना है, वो भी थोड़ा सोच समझ के करना है, और वो सब चीज़ तुमको धीरे धीरे आ भी जाएगा। क्योंकि जानते हो ना, तुम कोई भी प्रिंसिपल को सीखते हो, रूल को सीखते हो, तो रूल को सीखना, रूल को इम्प्लीमेंटेशन में लाना, ये दोनों प्रोसेस के बीच में जो है एक बड़ा रोल प्रैक्टिस का होता है। जितने ज़्यादा काम करेंगे, उस पर बेस्ट काम करेंगे, बस उतना ही मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो, परफॉर्मेंस हो, वो बहुत बेहतर हो जाता है, निखर करके सामने आ जाता है। तो चलो हम लोग फिर जो है कहेंगे कि भाई देखो इससे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है। हॉलो स्फीयर में तो अंदर में कोई चार्ज नहीं था, इसमें तो अंदर में भी चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्स अगर यहाँ एक एलिमेंट लोगे तो फिर वही बात बोलोगे ना कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑन गिवन गॉसियन सरफेस, वही बात बोल दोगे क्या जो लिखा हुआ है। अब चलो फिर गॉस लॉ यूज करते हैं, ठीक ना। इस गॉसियन सरफेस के लिए जैसा कि बतलाए ना, इस सरफेस का नाम क्या होता है, जो कल्पना करते हो ना, गॉस लॉ को यूज में लाने के लिए जिस सरफेस को इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब जो है थोड़ा समझना है इसको, जिधर ई उधर ही डी है, तो फिर वही डी ए कॉस जीरो, चार्ज इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बतलाओ तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, तो वही ना क्यू चार्ज है। अरे भाई देखो, चार्ज चाहे इसके सरफेस पे रहे चाहे इसके अंदर में रहे, इसके तो अंदर है ना, हमको तो देखना है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज कहीं भी रहे है तो इसके अंदर ही ना, तो सीधे बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ई डी ए कॉस जीरो, फिर डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो सारे डी ए को ऐड करोगे तो जाहिर है ये स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर, यानी रिजल्ट वही हो गया क्या। यानी कि केस फर्स्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। हॉलो स्फीयर अगर समझ लिए हैं तो सॉलिड स्फीयर भी समझ लिए, दोनों में रिजल्ट सेम होगा। केस 2 भी नहीं समझना है, इसलिए क्योंकि केस 2 भी तो आउटसाइड का ही ना पॉइंट है, बस स्मॉल आर के जगह क्या हो जाता है कैपिटल आर। तो देखो केस 2 का अगर बात करें तो एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पॉइंट लें, तो स्मॉल आर के जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यही मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम यही होता है। आगे हम इन साइड भी बता रहे हैं, पहले इसको समझ लो, है ना।
ये दो केस तो तुम्हारे लिए एक्यूरेट वही हो गया जो हॉलो, यानी जब तुम एक को समझोगे तो दूसरा को भी समझ जाओगे। हॉलो स्फीयर पढ़ोगे तो सॉलिड स्फीयर अपने आप केस फर्स्ट और केस सेकंड तो समझ जाओगे। हाँ, केस थर्ड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर में अंदर में कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता था, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हम लोग 0 लिख रहे थे। लेकिन ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर में तो चार्ज मौजूद है ना। तो ठीक है, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब केस थर्ड तुमको सिखा रहे हैं। मेन केस वही है, क्योंकि केस फर्स्ट और केस सेकंड का जहाँ तक सवाल है तो उसको तो तुम ऑलरेडी पहले से सीख गए थे। अब हम केस थर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, नेक्स्ट जो है केस थर्ड, ये कह रहा है एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक ना। यानी कि जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम, देखना ध्यान से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। और ये मान लो इसके अंदर में क्यू चार्ज, तुमसे कहा गया यहाँ से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस, जबकि इसका रेडियस अपना कैपिटल आर है। बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो सोचो, आर रेडियस का अगर एक स्फीयर बना लो, तो सोचो अगर हम लोग यहां गॉसियन सरफेस लिए आर रेडियस का, कल्पना की एक सरफेस को, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहा है ना। यहां भी बोलोगे ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही कौन, एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स जो है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो, हम इस गॉसियन सरफेस का बात कर रहे हैं, इसके अंदर में कितना चार्ज है। तो चलो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके अंदर में कितना चार्ज है, क्योंकि उसका तो जरूरत पड़ेगा। केस फर्स्ट और केस सेकंड में तो इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ा था, क्योंकि टोटल के टोटल चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ जा रहा था। बोलो तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो क्या बोल दोगे कि इसके अंदर में चार्ज क्यू है। क्यू चार्ज तो इस पूरे में ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई सॉलिड स्फीयर का पूरा जो वॉल्यूम है, कितना है वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो इतना जो वॉल्यूम है कंटेन्स चार्ज क्यू। सोचो पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। तो ये बतलाओ इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। केवल हम इस वॉल्यूम का बात कर, इतना वॉल्यूम का बात कर, इसमें कितना चार्ज मौजूद होगा। तो बोलेंगे इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। तो बतलाओ तो कितना चार्ज होगा। तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। देखो तो चार्ज इनसाइड क्या हो गया, 4/3 पाई तो कैंसिल, Q बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, है ना। ये पता चला कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस लिए हैं अंदर में, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा। तो आखिर ये सब पता क्यों किए, तो इसलिए पता किए क्योंकि हमको गॉस लॉ यूज करना है। तो बोलो फ्रॉम गॉस लॉ
गॉस लॉ से क्या जानते हो कि फ्लक्स जो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी जानते हो कि फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई, तो इनसाइड चार्ज बोल ही दो कितना आया है, बोलो चार्ज इनसाइड कितना आया, तो Q बाई कैपिटल आर क्यू इंटू ए स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या चलो होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, थोड़ा सोचो, जिधर E है उधर ही DA, तो इसको ऐसे नहीं लिख दें ई डी ए कॉस जीरो, बीच का एंगल तो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, देखो तो Q बाई कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मुझे E का वैल्यू निकालना है, तो E इंटीग्रेशन डी ए Q बाई कैपिटल आर क्यू इंटू ए स्मॉल आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी का इंटीग्रेशन करोगे फिर वही बात, डी सारे इस स्फीयर के जो गॉसियन सरफेस लिए हो, है ना। गॉसियन सरफेस माने क्या, एक कल्पना कर लिए कि एक स्फीयर है जो चारों तरफ से बंद है। अब बतलाओ इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्यू बाई कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा देखो तो क्या आ गया, आर स्क्वायर से इसका क्यूब गायब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू ए स्मॉल आर। देख लो क्या रिजल्ट आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ते जाएगा और फील्ड भी बढ़ते जाएगा, है ना। आर पे पावर 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सॉलिड स्फीयर में अलग बात सीख गए कि देखो ये स्मॉल आर जब जीरो होगा, यानी जब तुम सेंटर पे रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, तो ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक कि तुम सरफेस तक नहीं पहुंचते हो। सरफेस पे पहुंचोगे तब फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पर हो जाएगा, और उसके बाद जाओगे तो फील्ड फिर घटने लगेगा, जैसे होलो स्फीयर में हो रहा था। बोलो अभी फॉर्मूला देखा था ना केस फर्स्ट में, जब तुम सरफेस से दूर जाओगे तो फिर से फील्ड क्या होगा, क्योंकि अभी तुम केस फर्स्ट में पढ़ा था कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ना, यानी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो चलो यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन न तुम्हारा हो जाए। अब देखो तुमको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, इधर आर और इधर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम जो हैं अभी समझो सेंटर पे हैं, तो सेंटर पे तो स्मॉल आर जीरो होगा, इनसाइड है ना, तो आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखो ई और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना तो, और जैसे आर पर पावर 1 है ना, ये सब पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, y = mx + n, नहीं भी पढ़ा है तो समझो सीधे, आर पर पावर अगर 1 है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे होगा, आर बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, आर भी बढ़ेगा ई भी बढ़ेगा। कब तक ऐसा होगा, तो जब तक कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के, कैपिटल आर पे जैसे ही पहुंचोगे फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, और इससे जब तुम बाहर निकलोगे यानी कि स्फीयर से बाहर निकलोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होता है, ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। देख लो ग्राफ ऐसा हो, क्या ये ग्राफ कह रहा है जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड घटेगा, है ना। देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आर पर पावर चूंकि यहाँ 1 है तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ऐसा जब भी रहे ना, जैसे ई और आर का ग्राफ खींचना, आर पे पावर 1 तो ग्राफ है,
और एक चीज़ और याद रखना, ये जो टर्म है ना यहाँ पे R में जितना से मल्टीप्लाई है, इसका जो भी कोफिशिएंट है वो याद रखना कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप को बतलाता है। यानी अगर tan थीटा निकालोगे ना तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R है ना। चलो तो अब तो हम लोग समझ गए, सॉलिड स्फीयर के लिए भी काम कर लिए, हॉलो स्फीयर के लिए भी काम कर लिए, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे देखो तुम लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, नोट्स तो मिल ही जाएगा, फिर भी जो है ना बार बार एक बात बोलते हैं कि बोर्ड से मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसके हेल्प से अपना एक नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक ना। तुम्हारा जो नोट्स होता है ना वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अपने से बनाया हुआ हर चीज़ समझ में आता है। एक तो नोट्स बनाने के क्रम में जो है ना बहुत सा बात तुम सोचते हो और इस वजह से उसको याद भी बहुत दिनों तक रहता है, ठीक ना। अब चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। देखो तुम में से कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कहता है सर थोड़ा वीडियो आप बड़ा बनाइए, है ना। उनको लगता है कि हम इसलिए थोड़ा छोटा बनाते हैं कि एक तो सोचते हैं कि तुम्हारे पास थोड़ा डेटा का भी प्रॉब्लम है, एक और है कि कुछ लोग जो है ना लेट से पढ़ना शुरू किए तो उनको वो अभी तक यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, तो उनको लगता है कि सर भागते जा रहे हैं, हम तो पीछे हो गए हैं। और दूसरी बात जो है कि एक साथ बहुत सारा बात सिखाने पे कभी कभी जो है ना वो प्रॉब्लम भी हो जाता है विद्यार्थी को, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे पास सुविधा है, जब तक मन करेगा तब तक देखोगे, अब मन नहीं करेगा तो नहीं देखोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करना। मैं तुम्हारे सामने तो नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे एक दूसरे को देख रहे होते थे, कोई बात नहीं समझ में आ रहा होता था तो तुम्हारे माध्यम से भी पता चल जाता था, तुम्हारे नज़रों से भी पता चल जाता था। और अभी मुझे एक कैमरा को पढ़ाना होता है तो थोड़ा तो फ़र्क रहेगा ना, उसमें सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होता है, ठीक है। ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि तुम मेरे सामने बैठे हुए। चलो अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखना, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, देख लो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तुमसे कहा गया कि यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। देखो पहले तो ये जानो, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब क्या हुआ जी, 1 मीटर लंबा कि 1000 मीटर लंबा, किसको बोलेंगे, कितने लेंथ को लॉन्ग बोलते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं, लॉन्ग का कोई डिफिनीशन नहीं है। देखो कोई भी चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में बड़ा या छोटा होता है, किसी चीज़ से तुलना करोगे तो बड़ा छोटा होता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, है ना, L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। अब जो है तुमसे कहा गया यहां से R डिस्टेंस पर बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। चलो तुम माइंड में ऐसा सोचो, एक बहुत पतला सा ट्यूब लाइट, चारों तरफ उससे लाइट निकल रहा है ना। R डिस्टेंस पे तुम यहां अगर लाइट का ब्राइटनेस देखो, यहां देखो, यहां देखो, इस सब जगह सेम होगा क्या। चलो इसी को दूसरे तरीके से सीखते हैं। जैसे तुमसे कोई कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा,
तो सोचो, मान लो तुम यहाँ से ऊपर में एक एलिमेंट देखे, तो ये जो एलिमेंट है इसको रिपेल करेगा इधर, और उतना ही नीचे में एलिमेंट देखे ये इधर रिपेल करेगा। बतलाओ नेट फोर्स इधर लगेगा कि नहीं? वैसे ही यहाँ एलिमेंट लिए तो यहाँ भी एलिमेंट लिए। मतलब कि एक बात तो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, ठीक ऐसा समझ लो कि उसके सरफेस से, जैसे ट्यूब लाइट है और उसके सरफेस से बाहर की ओर निकल रहा है रेडियस के लॉन्ग, है ना? समझ लो ना, ये पतला सा वायर है, समझो कि एक पतला सा सिलेंडर, यही पेन कैसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऑल डायरेक्शन में। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along radially outward डायरेक्शन। और समझोगे, आगे और क्लियर कर रहे हैं। यानी कहीं भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इसी तरह से जो नेट फोर्स होगा वो समझो इस वायर से दूर जाते हुए होगा, ठीक ना? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा। अब मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन करना है, ठीक? देखो जी, मुझे तो गॉस लॉ यूज करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, या मान लो लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, ऑफ दिस वायर। चलो इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है जी? तो लैम्डा है। चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी याद है ना, यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है। तो अगर एल लेंथ में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए ना टोटल चार्ज बतलाओ कितना है, तो बोलेंगे लैम्डा इंटू एल, ठीक ना? टोटल चार्ज लैम्डा इंटू एल। देखो अब ध्यान से सीखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे मुझे निकालना है और मुझे गॉस लॉ को यूज में लाना है। तो गॉस लॉ के लिए तो भाई क्लोज सरफेस चाहिए। तो एक काम करो, इसको एक सिलेंडर में पैक कर लो, है ना? क्लोज सरफेस चाहिए, इसको एक सिलेंडर में पैक कर लो। कर लिया? अब जो है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, हर पॉइंट पर देखो। चलो फिर से कल्पना करना, जैसे ही देखो ये पतला सा स्ट्रेट वायर है और हम लोग क्या किए, इस स्ट्रेट वायर को, इस पेन को एक सिलेंडर के अंदर में पैक कर दिए। समझो, इमेजिन करो ऐसे सिलेंडर के अंदर में ही रखा हो, और चूंकि क्लोज सरफेस चाहिए तो ऊपर और नीचे से ढक्कन लगा दो। समझो, पेन को इसके अंदर रख दो और ऊपर नीचे से पैक कर दो, तब ना क्लोज सरफेस होगा। और गॉस लॉ यूज करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, ठीक है? तो देखो कैसे काम करेंगे। देखो ऑलरेडी तुमको स्ट्रेट वायर के लिए हम पहले भी पढ़ाए, नहीं पढ़ाए क्या? एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेशन करके। लेकिन ये जो मेथड सिखा रहे हैं ना, इससे एकदम बहुत जल्दी तुम रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। देखना, इस वायर का लेंथ एल है, तो इतना तो समझ गया ना कि इस सिलेंडर का जो सरफेस है, हम लोग जो इमेजिन किए इस सिलेंडर को, सोचो तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है। तो इतना तय है ना कि ये जो सरफेस है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर। लेकिन ऊपर नीचे जो ढक्कन लगा हुआ ये भी तो सरफेस है। तो बोलेंगे कि अगर इस सर्कुलर पार्ट का बात करोगे और सर्कुलर पार्ट पे अगर फ्लक्स निकालोगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर,
देख लो ध्यान से, देखो इस सर्कुलर पार्ट, फ्लैट पार्ट का बात कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर पार्ट। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बात करोगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, तो बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। सोचो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर, बीच का एंगल, यानी सर्कुलर पार्ट पे तो कोई फ्लक्स नहीं ना होगा, ई और एरिया परपेंडिकुलर है, वही इस पार्ट पे तो कोई फ्लक्स नहीं ना होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं। यानी इतना तो हम लोग समझ गए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस पार्ट पे होगा, इसके कर्व वाले पार्ट पर होगा, ठीक ना, जो कर्व पार्ट। देखो यहां मेंशन कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर पार्ट विल बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए जो सर्कुलर पार्ट है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है, तो इस पर कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है। और मेरा यही गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब हमको गॉस लॉ यूज में लाना है, तो थोड़ा सोचो तो, फ्रॉम गॉस लॉ बतलाओ तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है जी। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, कोई भी गॉसियन सरफेस होगा और उस पे गॉस लॉ यूज करोगे तो फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना तो तुमको मालूम है कि ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट पर कोई फ्लक्स होने वाला नहीं, जो फ्लक्स होगा वो कर्व पार्ट पर होगा। तो ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, कारण कि हम एक एलिमेंट पर फ्लक्स निकाले, इंटीग्रेट किए, चार्ज इनसाइड, बतलाओ तो इस सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज होगा। तो सिलेंडर के अंदर में ये रॉड है ना, रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ एल है, तो लैम्डा इंटू एल, यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, एल लेंथ में लैम्डा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई और डी ए के बीच का एंगल तो जीरो है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ई डी ए कॉस जीरो, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर करो, इंटीग्रेशन डी ए, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा बतलाओ तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोचो सिलेंडर का जो कर्व पार्ट है ना, सिलेंडर का जो कर्व पार्ट पूछा जा रहा है, इस कर्व पार्ट का एरिया क्या होगा। तो सोचो सिलेंडर का रेडियस को हम स्मॉल आर बोले, तो ये पार्ट का एरिया क्या होगा। तो थोड़ा ऐसे सोचो, सिलेंडर को ऐसे फैला दो, यही ना 2 पाई आर है, देखो ऐसे फोल्ड किए थे, ऐसे था ना, तो ये 2 पाई आर लेंथ था कि नहीं, ये 2 पाई आर और ये एल है, तो बतलाओ तो कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एल हुआ क्या। यानी सिलेंडर के कर्व पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो घटते जाएगा। देखो हम इसका ग्राफ यहीं पर तुमको बना दे रहे हैं, इधर आर दिखा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। देख लो ये क्या कह रहा है, आर जब जीरो, यानी बिल्कुल अगर तुम वायर के पास हो तो फील्ड इनफिनिटी। जब भी याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक से ऐसा होता है। देख लो ये क्या कह रहा है, आर जीरो तो फील्ड इनफिनिटी, ये पैरेलल किया हुआ है, आर जीरो तो समझो फील्ड और आर बढ़ रहा है, फील्ड घटते जा रहा है, और आर जब इनफिनिटी हो जाएगा
तो फील्ड घट करके क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ये ग्राफ एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता है, क्योंकि इधर भी r जीरो तो ई इन्फिनिटी, तब इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा, उसको पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं, और r इन्फिनिटी तो ई जीरो। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा किसके लिए, तो जब स्ट्रेट वायर का बात हो उसके लिए। तो चलो हम लोग ये एप्लीकेशन तो सीख गए। देखो लगभग तुम समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थियोरेटिकल कंटेंट है ना वो पढ़ लिए हो। लेकिन एक बात तुमको बता दें, जैसे एनसीईआरटी बुक में चर्चा जो है ना गॉस लॉ फर्स्ट ही चैप्टर में आ जाता है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर अगला चैप्टर होता है, जबकि एससी भी पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर में वो पोटेंशियल वगैरह का भी चर्चा रहता है, तो थोड़ा तुम्हारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। और एक बात बता दें, सारे प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए तुम परेशान मत होना, प्रॉब्लम पे तो हम आएंगे ही, लेकिन अभी थियोरेटिकल कंटेंट बता रहे हैं, थोड़ा सा और थियरी बचा हुआ है, एक और एप्लीकेशन बचा हुआ है। एक तो हम हॉलो सॉलिड सिलेंडर के लिए बताएंगे जो रिजल्ट यही आएगा, लेकिन एक प्लेन सीट के लिए निकालना है जो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। और तुम लोग जो है ना कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना, लगातार काम करते रहना, है ना। बीच में जो है थोड़ा बहुत जैसे रिवीजन भी ज़रूरी है। हम लोग सोच रहे हैं कि एक दो टेस्ट सैंपल भी तुमको दे देते हैं, तो इतना दिन जो पढ़ाए हैं तो कुछ इजी पहले हम सैंपल देंगे। पहले तो हम लोग हर वीक में एक टेस्ट हो जाता था, तो तुम हर चीज़ को रिवाइज कर लेते थे। कुछ दिन से थोड़ा सा ना इंटरवल गड़बड़ हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक सिंगल वीडियो में दें, लेकिन बहुत बड़ा भी हो जाने से तुमको दिक्कत होता है। इसलिए चलो आज इतना ही, धन्यवाद।